गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखो, मैंने फर्स्ट यूनिट तो रिवाइज़ करवा दी थी आपको ब्रीफली। अब जो नेक्स्ट यूनिट जो मैं रिवाइज़ करवा रहा हूँ उस यूनिट का नाम हमारे पास में है केमिकल बॉन्डिंग। तो इसके भी मेन जो टॉपिक है ना वो उनकी मैं बात करूँगा, पढ़ा मैं आपको चुका हूँ ऑलरेडी। केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ठीक है। अब सबसे पहले इसमें जो टर्म की हम बात करेंगे वो है हमारे पास में केमिकल बॉन्ड। व्हाट इज़ केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड होते क्या हैं उनकी बात करेंगे। वो सर केमिकल बॉन्ड क्या होता है कि वो सर केमिकल बॉन्ड जो होते हैं वो क्या होते हैं, जो हमारे पास में डिफरेंट जो केमिकल जो कंस्टिट्यूएंट होते हैं, जैसे एटम्स हुआ, आयन हुआ, उनके बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स के थ्रू क्या होना, उन केमिकल कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का आपस में क्या होना, जुड़ना, क्या कहलाता है। तो उस दौरान बनने वाली जो इंटरेक्शन जो क्रिएट होगा वहाँ पर होगा वो क्या कहलाएगा, केमिकल बॉन्ड कहलाएगा। मतलब इसका कहने का मतलब क्या कह रहा है कि मेरे पास में डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं, ठीक है। कंस्टिट्यूएंट जैसे हमारे पास में एटम हो सकता है, वो आयन हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकते हैं, ठीक है, एक्सेट्रा। तो डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट के बीच में क्या होना, इन बिटवीन क्या होना, एक फोर्स के थ्रू, क्या कहना, किसके थ्रू, एक फोर्स के थ्रू। और वो फोर्स कैसा, अट्रैक्टिव फोर्स के थ्रू क्या होना, विच हेल्ड टूगेदर, इनका आपस में जुड़ना। मतलब डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कहने मतलब जो हमारे पास में जो डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में हम एटम्स, आयन, मॉलिक्यूल लेते हैं, उन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का एक अट्रैक्टिव फोर्स के थ्रू क्या होना, आपस में जुड़ना। तो उस दौरान बनने वाली जो स्पीसीज़ होगी, जो केमिकल स्पीसीज़ होगी या केमिकल जो इंटरेक्शन होगा, वो इंटरेक्शन कैसा होगा, केमिकल बॉन्ड वाला होगा, केमिकल बॉन्ड वाला होगा। और जब ये इंटरेक्शन क्रिएट होगा, जब ये अट्रैक्शन क्रिएट होगा, तो उस दौरान कहीं ना कहीं बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान बनने वाले कंपोनेंट की जो स्टेबिलिटी है वो तो कहीं ना कहीं इंक्रीज होगी, और वहाँ की एनर्जी जो है वहाँ ड्यूरिंग द अट्रैक्शन क्या होगी, रिलीज होगी। समझ गए मेरी बात को। तो ये टर्म था हमारे पास में केमिकल बॉन्डिंग का। फिर बोलो केमिकल बॉन्डिंग, जो केमिकल जो बॉन्ड होते हैं ना वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जिसमें हाँ हम आयनिक बॉन्ड की बात करेंगे, जिसमें हम कोवलेंट बॉन्ड की बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेनली जो दो टाइप दे रखी है वो कौन कौन सी, आयनिक बॉन्ड है, और कोवलेंट बॉन्ड के बारे में क्या करेंगे, हम बात करेंगे। उसमें भी कुछ टाइप है, जैसे पोलर कोवलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में क्या करेंगे, हम बात करेंगे। फिर क्या हुआ कि इसी केमिकल बॉन्डिंग की के कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए एक साइंटिस्ट आते हैं जिसका नाम है कोसल लेविस, और दोनों के दोनों जो हैं मिल करके एक अप्रोच देते हैं, किसको लेकर के, अप्रोच टू केमिकल बॉन्डिंग को लेकर के, केमिकल बॉन्डिंग को लेकर के अपनी कुछ राय रखते हैं ये लोग दोनों के दोनों, ठीक है। अब केमिकल बॉन्डिंग को लेकर के ये दोनों क्या राय रखते हैं, तो ये इनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, तो इनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या कहा गया कि जब हम, कहने का मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, इनकी थ्योरी के थ्रू कहा गया कि जब बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, ठीक है, किसके बीच में, इन बिटवीन टू कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, दो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच में जब बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, इन बिटवीन टू कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, तो उस दौरान उनका कंप्लीट होना चाहिए, कंप्लीट देयर ऑक्टेट। तो उनका जो ऑक्टेट है वो क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। मतलब ऑक्टेट का मतलब कि वो दोनों जब आपस में बॉन्ड बने तो उनके पास में एक नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए, मतलब फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वहाँ पर क्या होना चाहिए, क्रिएट होना चाहिए, ठीक है। वो चाहिए, वो जो ऑक्टेट है जो कंप्लीट होगा दो एटम के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच में, वो इलेक्ट्रॉन गेन करके भी हो सकता है और इलेक्ट्रॉन लूज करके भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा कि आपको कौन ले रहा है और कौन दे रहा है। तो कोसल लेविस अप्रोच के थ्रू अपनी जो थ्योरी के अंदर उन्होंने क्या किया, अपना कॉन्सेप्ट जो रखा जो उसने बताया, पर अपना जो अप्रोच जो रखा, उसने क्या कहा कि जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन होगा ना किन्हीं भी दो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच में, तो ड्यूरिंग द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इन बिटवीन बॉन्ड फॉर्मेशन द कंप्लीट देयर ऑक्टेट, तो उन दोनों के बीच का जो ऑक्टेट है वो क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। और ऑक्टेट कंप्लीट होगा तो मतलब कहीं ना कहीं वो कंपोनेंट के अंदर नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्रिएट होगा, मतलब कहीं ना कहीं कंपोनेंट के अंदर
वो स्टेबिलिटी की तरफ इशारा करता है, मतलब कहीं ना कहीं कंपोनेंट के अंदर जब बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो वहाँ पर स्टेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, क्योंकि ऑक्टेट का मतलब है कि कंपोनेंट के आउटर मोस्ट सबसेल का क्या होना, फुली फिल्ड होना, और वो भी कब, ड्यूरिंग द शेयरिंग के दौरान की बात कर रहा है वहाँ पर। ठीक है, तो मतलब ये उसने कहा, जिससे मैं फॉर एग्जाम्पल मैं दे दूँ, आपको बता दूँ मैं, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया, क्लोरीन ले लिया जैसे मानो मैंने, ये इनका आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये दूसरा क्लोरीन है, इसके भी आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ये जब दो डिफरेंट जो एटम हमारे पास में हैं, जब ये आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्शन करेंगे, जब आपस में क्या करेंगे, शेयरिंग करेंगे, तो ड्यूरिंग द शेयरिंग या ड्यूरिंग द अट्रैक्शन क्या होगा, एक दूसरे एलिमेंट के रेस्पेक्ट में इनका जो ऑक्टेट है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट, मतलब सराउंडिंग 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ये भी ऑक्टेट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, इसके भी सराउंडिंग 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ऑक्टेट का मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं कंपोनेंट नोबल गैस, और ऑक्टेट कौन सा फॉलो करता है, कौन सी नोबल गैस फॉलो करती है, नियोन। नियोन का एटॉमिक नंबर 10 होता है, 1s2 2s2 2p का 6। ठीक है, ये होता है नियोन का। तो ये आउटर मोस्ट हमारे पास में ये के सीरीज है, ये एल है, तो ये कॉन्फ़िगरेशन वेरी करना चाहिए, मतलब यहाँ पर 2s भी फुली फिल्ड है और 2p भी सब सेल क्या है हमारे पास में, फुली फिल्ड है, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो दोनों फुली फिल्ड होने की वजह से ये जो एलिमेंट हैं वो क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। तो मतलब जिनका फुली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन वेरी करता है वो मोर स्टेबल, फिर उसके बाद में हाफ फील्ड वाले का, और सबसे कम स्टेबिलिटी किसकी होती है, इनकम्प्लीट फील्ड वाले ऑर्बिटल एलिमेंट जो होते हैं उनकी होती है। तो ये बात करी हमने इसके अंदर। फिर यही चीज़ यहाँ पर इसमें और समझाई गई है, इसी को लेकर के एक टर्म दिया गया है जिसका नाम है लेविस सिंबल। लेविस सिंबल क्या होता है कि भाई कोई भी हमारे पास में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, कोई भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो हमारे पास में है, उनके इलेक्ट्रॉनों का रिप्रेजेंटेशन बाय द डॉट कर दूं, डॉट के थ्रू क्या कर दूं मैं, उनका इलेक्ट्रॉन का क्या कर दूं मैं, रिप्रेजेंटेशन अगर मैं कर दूं, तो वहाँ पर बनने वाला जो स्ट्रक्चर होगा, सिंबल जो होगा वो क्या कहलाएगा, लेविस। मतलब इलेक्ट्रॉन को अगर हम किसके थ्रू रिप्रेजेंट कर दें, डॉट के थ्रू अगर रिप्रेजेंट कर दें, तो वहाँ पर बनने वाला जो एलिमेंट होगा, जो बनने वाला जो सिंबल होगा, वो सिंबल, केमिकल सिंबल क्या कहलाएगा, लेविस सिंबल कहलाएगा। मतलब उसके सराउंडिंग जो इलेक्ट्रॉन जो है उनका रिप्रेजेंटेशन हम किससे कर दें, डॉट के थ्रू कर दें। जैसे क्या लिथियम का आउटर मोस्ट में 1 है तो ऐसे कर दिया, बोरोन के 3 है तो ऐसे कर दिया, कार्बन में 4 है तो ऐसे कर दिया। ठीक है, हैलोजन अगर हमारे पास में फ्लोरीन है तो 7 है तो ऐसे कर दिया, इस तरीके से। ठीक है, तो आई होप आपको ये लेविस सिंबल का टर्म भी आपको समझ में आ गया होगा। तो ये बात करी हमने इसके अंदर। नेक्स्ट देखो, कंटिन्यू हम बात करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर जो है वो है कंपोनेंट के अंदर केमिकल बॉन्डिंग की फर्स्ट टाइप, जिसका नाम है हमारे पास में आयनिक बॉन्ड। तो इसकी बात करेंगे हम, आयनिक बॉन्ड की बात करेंगे। तो ये जो ये क्या है, ये केमिकल बॉन्ड है, केमिकल बॉन्ड का टाइप है। ठीक है, और ये केमिकल बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, ये केमिकल बॉन्ड फॉर्म होता है कब, फॉर्म बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन वन एटम टू अनदर एटम। समझ गए, मतलब क्या कह रहा है यहाँ पर कि ये जो आयनिक बॉन्ड फॉर्म होगा ना, ये कब फॉर्म होता है, ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन के थ्रू क्या होता है, आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, जहाँ पर एक एटम जो है वो कहाँ ट्रांसफ़र करता है, किसी दूसरे एटम के, और वहाँ पर वो जो एटम हमने लिया है उसमें एक मेटल है, दूसरा क्या है हमारे पास में नॉन मेटल वाला कंपोनेंट है। ठीक है, और तो जब ये एटम अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करेगा किसी अनदर एटम पे, तो उस दौरान इनका कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट टू देयर ऑक्टेट विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर। तो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में इनका ऑक्टेट भी क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो ये कहानी थी हमारे पास में कंपोनेंट के अंदर। ऑक्टेट कंप्लीट का मतलब ये भी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जो है वो वेरी कर जाएंगे। ठीक है, तो कोई पूछेगा आयनिक बॉन्ड कब बनता है, भाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफरेंस के थ्रू बनता है आयनिक बॉन्ड। ठीक है,
और ट्रांसफर के थ्रू आयनिक बॉन्ड बनते हैं तो वहाँ पर ट्रांसफर कैसे होगा? बोले सर मेटल से नॉन मेटल की तरफ होगा। जैसे बोले एक एग्जांपल मैं दे दूँ, बोल कैसे सर समझाओ? बोले सर ये सोडियम है एक मेटल हमारे पास में। बोले सर ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 281। तो आउटर मोस्ट में कितना है भाई? 1। अगर इसका ऑक्टेट अगर 8 हो जाए तो ये स्टेबल हो जाएगा, अगर ये 1 अगर लॉस कर देगा तो। दूसरा क्या हमारे पास में? क्लोरीन 287। अगर ये एक गेन कर ले तो इसका भी ऑक्टेट, मतलब इसके लॉस करने से और इसका गेन करने से एक दूसरे के रेस्पेक्ट में इनका ऑक्टेट क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन किसको ट्रांसफर कर देगा? इसको ट्रांसफर कर देगा। जैसे ये ट्रांसफर होगा तो सामने वाले के पास में एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो पॉजिटिव चार्ज आ गया, और सामने वाले के पास में एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? बढ़ गया। तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या बच गया? 28। यहाँ क्या हो गया? 288। तो देखो इनका भी ऑक्टेट कंप्लीट है और इनका भी ऑक्टेट क्या है? कंप्लीट है। किसके रिस्पेक्ट में? एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। तो इन दोनों के बीच में होने वाला जो इंट्रैक्शन होगा, जो आयनिक इंट्रैक्शन जो होगा, तो उस आयनिक इंट्रैक्शन के थ्रू जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा वो बॉन्ड फॉर्मेशन क्या कहलाएगा? यहाँ पर आयनिक बॉन्ड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आयनिक बॉन्ड कहलाएगा। ठीक है, ये बात कही गई। अब यहाँ पर आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन को लेकर के हमने क्या किया? कुछ फैक्टर काम करते हैं यहाँ पर, मतलब कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, या कौन कौन से मेटल या नॉन मेटल आयनिक बॉन्ड के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में तो बहुत सारे हैं। ठीक है, 118 एलिमेंट है, तो उसमें से कौन कौन एलिमेंट आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं उनकी हम बात करते हैं। तो यहाँ पर कुछ फैक्टर हैं, वो फैक्टर क्या क्या है एक एक फैक्टर समझाता हूँ, देखते हुए चलना। ठीक है, तो फैक्टर क्या है हमारे पास में? पहला फैक्टर है, यहाँ जो मेटल यूज करेंगे उस मेटल की आयोनाइजेशन जो एनर्जी है वो लो होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि लो होगी तो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और सामने वाले को ट्रांसफ़र कर देगा। समझ के मेरी बात को? इसलिए कहा गया है हमारे पास में। ठीक है, दूसरा क्या क्या है हमारे पास में? सेकंड वाला जो टर्म हमारे पास में वो क्या कहा गया? सेकंड वाला कहा गया कि जो हमारे पास में नॉन मेटल है, जो इलेक्ट्रॉन क्या करता है? गेन करता है। तो नॉन मेटल हमारे पास में जो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन गेन करता है। सेकंड क्या है? जो नॉन मेटल हमारे पास में जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वो क्या होनी चाहिए? वो हाई होनी चाहिए। नॉन मेटल की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाई होनी चाहिए। मेटल की आयोनाइजेशन जो एनर्जी है वो क्या होनी चाहिए? लो। इसकी लो एनर्जी और इसकी हाई एनर्जी होने की वजह से इसके लेने की टेंडेंसी और इसके देने की टेंडेंसी डिपेंड करेगी इसके आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन को लेकर के। ठीक है, और फिर तीसरी बात, जब आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो किस कहने का मतलब किन्हीं भी दो आयनों का आपस में जुड़ना, आयनिक दो आयनों के बीच में जो इंट्रैक्शन अगर होता है तो ड्यूरिंग इंट्रैक्शन एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है। तो वो जो रिलीज एनर्जी होती है उस रिलीज एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? लैटिक्स एनर्जी बोलते हैं। मतलब आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो क्या कहलाती है? लैटिक्स एनर्जी कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो लैटिक्स एंथैल्पी की जो वैल्यू है 1 मोल आयनिक फॉर्मेशन के लिए वो क्या होनी चाहिए? हाई होनी चाहिए। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या हो? निकले वहाँ पर ड्यूरिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन। फिर कुछ चीज़ें और आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर हमें पता लगता है कि कुछ जो एलिमेंट हमारे पास में ऐसे होते हैं, कुछ मेटल्स और जो नॉन मेटल हमारे पास में है उनके अंदर वेरिएबल जो होता है वो इलेक्ट्रोवैलेंसी होती है। मतलब एक ही एलिमेंट अलग अलग वैलेंसी शो करता है, 1 भी, 2 भी, 3 भी, 5 भी। ठीक है ना, तो वेरिएबल इलेक्ट्रोवैलेंसी या चार्ज शो करते हैं। तो उस टाइप के कंपोनेंट किस तरीके से आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, तो उसके लिए उसने क्या कर दिया? कंडीशन दे दी, कंडीशन लिख दी। क्या कंडीशन रखी है? ये मतलब यहाँ पर वही एलिमेंट ये वेरिएबल इलेक्ट्रोवैलेंसी जो है वो शो करते हैं, जिनके अंदर क्या होता है? एक तो इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है। इनर्ट पेयर इफेक्ट का मतलब कि वहाँ पर उस एलिमेंट के एस सब सेल, कोई भी एलिमेंट हमारे पास में उसके पास में एस सब सेल में क्या है? अगर इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट के कंट्रीब्यूशन के दौरान आउटर मोस्ट जो सेल होता है उसके अंदर से आउटर मोस्ट 2p भी और 2s भी है। तो 2p के इलेक्ट्रॉन तो क्या हो जाते हैं? इजीली रिमूव हो जाते हैं या आयोनाइज हो जाते हैं। अगर एस सब सेल के इलेक्ट्रॉन अगर कैसे हैं? अगर नॉन आयोनाइज है, मतलब आसानी से बाहर
अगर नहीं होते हैं तो उस दौरान कंपोनेंट में क्या रहती है, एज सब सेल्फ फुली फिल्ड रहेगा, स्टेबिलिटी रहेगी। तो वहाँ पर तो एक तो उन कंपोनेंट में क्या होता है, वेरिएबल इलेक्ट्रोवैलेंसी होता है, और एक जिनके अंदर पेनल्टीमेट ऑर्बिट्स जो होते हैं वो प्रेजेंस होते हैं। ठीक है, पेनल्टीमेट जो ऑर्बिटल होते हैं, ऑर्बिट जो होते हैं जिनके अंदर पेनल्टीमेट ऑर्बिटल क्या होते हैं, सेकंड लास्ट सेल, मतलब लास्ट से पहले वाला जो सब सेल होता है। ठीक है, नेक्स्ट टू लास्ट कहने का मतलब, सेकंड लास्ट मतलब नेक्स्ट टू लास्ट सेल, लास्ट से पहले वाला नेक्स्ट वाला जो सेल है वो एक तो वो जिनके अंदर प्रेजेंस होते हैं तो उनके इलेक्ट्रॉन कई बार क्या होते हैं, आयोनाइज नहीं हो पाते हैं। तो कहीं ना कहीं उस टाइप के कंपोनेंट के अंदर आयनिक बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी कहीं कम हो जाती है, कहीं क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ पर तो कुछ वेरिएबल करेक्टर है, तो एक मेटल और नॉन मेटल में वेरिएबल वैलेंसी कब वेरी कर सकती है, जब एक तो उसके अंदर इनर्ट पेयर इफेक्ट लग रहा हो तब भी वेरिएशन दिखेगा, दूसरा उसके अंदर पेनल्टीमेट सेल जो ऑर्बिटल हैं जो अगर प्रेजेंस है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस है तो वो आसानी से इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं हो पाते। और ये खासकर जो पेनल्टीमेट ऑर्बिटल जो है ना, जो सेल है, ये खासकर डी ऑर्बिटल में ज़्यादा वेरी करता है। डी सब सेल से जो पहले वाले होते हैं, तो देखो हम देखते हैं मैग्नीज है, तो मैग्नीज के अंदर 4s में 2 है और 3d क्या है, 5 है। तो इससे पहले वाला सब सेल ये है, तो ये सेल से है क्या है, पेनल्टीमेट सेल होते हैं। तो ये वाली बात करी हमने इसके अंदर। तो आई होप यहाँ तक आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। तो सिंपल फैक्टर जो आपको थोड़े से ध्यान रखने हैं यहाँ पर, ठीक है, इतना डीपली नहीं जाएगा कहने का मतलब। नेक्स्ट देखो हमारे पास में क्या है, नेक्स्ट है आयंस के बारे में सब जानते हैं। आयन जो होते हैं, चार्ज जो स्पीसीज होती है वो आयन कहलाती है। चार्ज जो स्पीसीज होती है वो आयन कहलाती है। और ये आयंस जो होते हैं ये 2 टाइप के हो सकते हैं, जिसमें एक हमारे पास में कैटायन होता है, दूसरा हमारे पास में एनायन होता है। कैटायन पॉजिटिव चार्ज वाला, एनायन नेगेटिव चार्ज वाला। ठीक है, कंपोनेंट के अंदर। फिर यहाँ पर जो मैक्सिमम जो कैटायन यूज होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करने वाले एलिमेंट मेटल होते हैं, और एनायन में पार्टिसिपेट करने वाले मैक्सिमम एलिमेंट जो होते हैं वो नॉन मेटल होते हैं। फिर बोला कि सर आयनिक कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स देखो, आयनिक कंपाउंड की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हम वेरी करते हैं। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, आयनिक कंपाउंड की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स वेरी करती हैं देखना। पहला पॉइंट सुनना, आयनिक कंपाउंड जो होते हैं उनका सॉलिड नेचर होता है, मतलब क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है क्योंकि परफेक्ट क्लोज पैकिंग होती है। फिर आयनिक कंपाउंड जो होते हैं उनका हाई एमपी एंड बीपी मिलेगा। थर्ड, आयनिक कंपाउंड जो होते हैं पोलर नेचर का होता है, तो कॉमन सी बात है वाटर सोल्यूबल होते हैं, बट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट तो कैसा होता है, नॉन पोलर, उसमें क्या होते हैं, इनसॉल्यूबल होते हैं। ठीक है, फिर आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो मोल्टन फॉर्म के अंदर इलेक्ट्रिकल गुड कंडक्टर होते हैं। ऐसा क्यों, बिकॉज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री आयन, मोल्टन फॉर्म में फ्री आयन जो होते हैं क्या होते हैं, इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये बात करी हमने इसके अंदर। और तो ये सिंपल टर्म था हमारे पास में, तो ये इनकी क्या थी, हमारे पास में प्रॉपर्टियाँ थी। तो ध्यान रखना आपको, जो मेन जो चीज़ें मैंने आपको बताती है। ठीक है, क्रिस्टल जो फॉर्म होती है वो मैंने आपको बताई। तो ये बात करी हमने आयनिक कंपाउंड की जनरल करैक्टरिस्टिक्स को लेकर के, तो जो बात करी हमने इसके अंदर। ठीक है, अब नेक्स्ट देखना हमारे पास में कोवलेंट जो कंपाउंड होते हैं वो क्या होते हैं, उसको और समझा देता हूँ। देखना भाई, कोवलेंट बॉन्ड क्या है। कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड जो होता है, कोई भी 2 एटम होते हैं, 2 एटम इन बिटवीन म्यूचुअल शेयरिंग
मतलब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है ना, दोनों लोगों की सहमति से। तो यहाँ पर भी वही चीज़ हो रहा है कि यहाँ पर दो एटम के बीच में म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन इन बिटवीन टू एटम, मतलब टू एटम के बीच में इन बिटवीन म्यूचुअल शेयरिंग से जो बॉन्ड फॉर्म होता है, उस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। मतलब कोई भी दो एटम आपके पास में है, उन एटम के बीच में म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के थ्रू क्या होता है, अगर बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो वो बॉन्ड क्या कहलाता है, कोवलेंट बॉन्ड कहलाता है। और जब यहाँ पर सिंपल से ध्यान रखना, जब यहाँ पर म्यूचुअल शेयरिंग होगी तो वहाँ पर जो होगा ऑक्टेट जो रूल है, या ऑक्टेट जो है या डुप्लेट जो है, वो क्या होगा, कंप्लीट होगा विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में इनका ऑक्टेट या डुप्लेट जो है वो कंप्लीट होगा, जिस वजह से बनने वाला कोवलेंट जो कंपाउंड है, जो कोवलेंट कंपाउंड जो होगा वो क्या हो जाएगा, मोर स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, मतलब शेयरिंग के दौरान क्या हो, कंपोनेंट के अंदर ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, तो ये बात करी हमने इसके अंदर। तो इसके एग्जांपल को लेकर के मैं आपको समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ, डुप्लेट तो जो है हाइड्रोजन में होता है, ये हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में, ये एक, दोनों आपस में शेयरिंग करेंगे तो इसके रिस्पेक्ट में 2 इलेक्ट्रॉन और इसके रिस्पेक्ट में भी 2, तो डुप्लेट पूरा हो गया। और डुप्लेट किसका वेरी होता है, हीलियम का, इसलिए स्टेबल हो गया, नोबल गैस है ना हमारे पास में। इसी तरीके से दूसरा हमारे पास में है, जैसे हम ले लें क्लोरीन ले लें, तो क्लोरीन देखो एक, दूसरा क्लोरीन देखो, हो गया ना म्यूचुअल शेयरिंग, ये ऑक्टेट कंप्लीट, इधर ये ऑक्टेट कंप्लीट। ठीक है, तो ऑक्टेट क्या हो गया हमारे पास में, कंप्लीट। इन आपस में म्यूचुअल शेयरिंग से ये जो यहाँ जो बॉन्ड बनेगा शेयरिंग से, ये शेयरिंग और बॉन्ड जो है ये क्या कहलाएगा, यहाँ पर ये क्या कहलाएगा, कोवलेंट बॉन्ड कहलाएगा। ठीक है, फिर बोला कि इसके अंदर जो बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, जो बॉन्डिंग में जो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं उनको बोलते हैं हम बॉन्ड पेयर, और जो आउटर मोस्ट में प्रेजेंस होते हैं पर बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते उनको बोलते हैं, नॉन बॉन्डेड जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको बोलते हैं लोन पेयर। आउटर मोस्ट में प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन बट डज नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, तो वो क्या कहलाएगा, लोन पेयर कहलाएगा। और जो आउटर मोस्ट में प्रेजेंस होते हैं ना, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, तो उनको क्या बोलेंगे हम, बॉन्ड पेयर के नाम से यहाँ पर जानेंगे। तो ये बात करी हमने कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन को लेकर के। ठीक है, तो आई होप ये सिंपल टर्म, तो इसकी जो करैक्टरिस्टिक्स वगैरह जो तुम पढ़ोगे ना सिंपल वे में, तो आपको ये समझ में चीज़ें इनकी आ जाएंगी। ठीक है, तो ये बात करी हमने इसके अंदर। नेक्स्ट है देखो ऑक्टेट रूल, और बता देता हूँ, देखो कंटिन्यू। नेक्स्ट है हमारे पास में ऑक्टेट रूल, बता देता हूँ ऑक्टेट रूल क्या होता है। क्या कह रहा है ऑक्टेट रूल, क्या होता है कि ये कहता है कि सर ड्यूरिंग कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन, ड्यूरिंग कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन, मतलब कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान क्या होना, इन बिटवीन टू एटम्स अटेन ए नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अटेन ए नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मीन्स द वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन इन प्रेजेंस 8 इलेक्ट्रॉन। अगर वहाँ पर क्या कह रहा है कि सर ड्यूरिंग द कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन किन्हीं भी दो एटम के बीच में क्या होना, नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का क्रिएट होना, या उसके वैलेंस सेल में क्या होना, 8 इलेक्ट्रॉन का प्रेजेंस होना, या उसका कम्प्लीटली फुली फिल्ड होना, क्या होना, कम्प्लीटली फुली फिल्ड होना, उसकी ये प्रॉपर्टी उस एटम की क्या कहलाती है, ऑक्टेट कहलाती है। और ये जो रूल कहलाता है वो क्या कहलाता है, ऑक्टेट रूल कहलाता है। मतलब यहाँ पर ये सब चीज़ें कब पॉसिबल हो सकती हैं, ये सब चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं इलेक्ट्रॉन लूजिंग और इलेक्ट्रॉन गेनिंग के दौरान। ये सब चीज़ें कब पॉसिबल हो सकती हैं, जब इलेक्ट्रॉन लूज है, इलेक्ट्रॉन गेन जब हम बात करें हम कंपोनेंट को लेकर के, तब ये पॉसिबल हो सकती है। तो मतलब ऑक्टेट रूल क्या होता है कि जब ड्यूरिंग द कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन जब होता है, तो उस दौरान दो एटम जब पार्टिसिपेट करते हैं,
म्यूचुअल शेयरिंग के लिए, तो वो दोनों एलिमेंट जो है एक दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या करते हैं, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन वेरी करवाते हैं। मतलब उनके आउटर मोस्ट के अंदर, उनकी वैलेंस सेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस होता है, और 8 इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंस होता है वो नियॉन के अंदर होता है। जो नियॉन जो होती है वो एक नोबल गैस होती है, तो इसलिए हमने उसकी कॉन्फ़िगरेशन को हमने किससे कंपेयर कर दिया, नोबल गैस से क्या कर दिया, हमने उसको कंपेयर कर दिया। इसका मतलब है कि उसका जो आउटर मोस्ट है वो कम्प्लीटली क्या है, फुली फिल्ड है, और वो बनने वाला कंपोनेंट जो होगा वो क्या होगा, वो मोर स्टेबल होगा। ठीक है, ये कहना था इनका। पर कुछ ना कुछ चीज़ें जो हैं यहाँ पर ओबियसली मतलब लिमिटेशन हर चीज़ में होती है, तो वही चीज़ें यहाँ पर हमने वेरी करवाई कंपोनेंट को लेकर के। क्या वेरी करवाई, यहाँ पर जो लिमिटेशन हाई निकल के आई वो क्या हुई, यहाँ पर लिमिटेशन निकल के आई, कुछ एक्सेप्शन आई। मतलब एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं, क्या एक्सेप्शन है, मतलब यहाँ पर वो एलिमेंट कंपोनेंट भी नेचर में प्रेजेंस है जिनका ऑटोमोस्ट ऑक्टेट जो है वो इनकम्प्लीट है, फिर भी क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें, देखो पहला है इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाला, तो पहला है BeH2 एंड BeCl2। देख लो आराम से, इसके BeCl2 के सराउंडिंग 3 है, तो 2 2 4 6 ही इलेक्ट्रॉन वेरी कर रहे हैं। और वही बेरिलियम का है, 4 वेरी कर रहे हैं। तो अब ये बताओ सर एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा, वो सर करेगा, तो आपका तो रूल तो फेल हो गया। तो ये कमियां थी यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट है कुछ में ओड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस होते हैं, वो भी एग्जिस्ट करते हैं। तो ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस में है, अगर प्रेजेंस है तो वहाँ भी गड़बड़ हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ, एक O2 पॉजिटिव ले लो, तो O2 पॉजिटिव का मतलब कितना हो गया, कंपोनेंट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का कितना होता है, 8 होता है, तो 8 8 16, तो एक कम कर दिया तो 17 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये बात करी हमने इसके अंदर, तो ओड नंबर वेरी कर गया। ठीक है, वही चीज़ें अगर हम इसमें देखें, हम एन डबल बॉन्ड में O में, तो ये देखो इस तरीके पूरा हो गया, और ये इस तरीके से देखो हो गया ना, 5 इलेक्ट्रॉन हो गए ना, 3 ये और 2 ये, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये ओड नंबर वेरी कर गया, तो ये ओड नंबर वाला जो इलेक्ट्रॉन है, तो इससे तो ये कंपोनेंट स्टेबल नहीं होना चाहिए, पर फिर भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो मतलब आपका ऑक्टेट रूल तो क्या हो गया, फेल हो गया ना। तो ये कहानी थी हमारे पास में। और कुछ जो है, कुछ एग्जाम्पल ऐसे हैं जिनके अंदर ऑक्टेट रूल जो है वो एक्सपेंड हो जाता है, मतलब होने 8 चाहिए थे, 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वेरी कर जाते हैं, तो एक्सपेंड ऑक्टेट रूल। तो कईयों में क्या हो जाता है, ऑक्टेट रूल जो है एक्सपेंड हो जाता है। ठीक है, तो कैसे भी हो जाता है उसका एग्जांपल, एक नमूना मैं आपको देता हूँ। PCl5 देखो आप, फास्फोरस। ठीक है, सराउंडिंग कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है। स्ट्रक्चर बना देता हूँ, PCl ट्राइगोनल बाई पायरामिडल, गिन लो, 2 2 4 6 8 9, और फास्फोरस एटॉमिक नंबर 5, तो आउटर मोस्ट में क्या होगा, 3s का 2 3p का 3। भाई पार्टिसिपेट करेगा ना 5 इलेक्ट्रॉन, 10 हो गए। वही चीज़ यहाँ पर वेरी कर रहा है हमारे पास में। तो यही चीज़ कंपोनेंट के अंदर अगर हम बात करें तो वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर वेरी करेगा। वही चीज़ SF6 में देख लो आप, सराउंडिंग 6 इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है, और तो टोटल कितना हो गया, 12 इलेक्ट्रॉन। अब बताओ एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा, वो सर करेगा। ये स्ट्रक्चर है इसकी, कैसी स्ट्रक्चर है, ऑक्टाहेड्रल। आप बताओ एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा, वो सर करेगा। तो आपका तो ऑक्टेट रूल क्या हो गया, फेल हो गया। तो ये कहानी थी इनके अंदर की। ठीक है, तो ये बात करी हमने यहाँ पर कंपोनेंट के अंदर जो करेक्टरिस्टिक्स जो टर्म वेरी करती थी उनको लेकर के। नेक्स्ट देखो इसके अंदर कंटिन्यू क्या है हमारे पास में, फॉर्मल चार्ज वाला टर्म। नेक्स्ट टर्म है यहाँ पर जो है वो आपको थोड़ा ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, फॉर्मल चार्ज ऑन एन एटम इन ए मॉलिक्यूल्स ऑब्लिक आयन। कोई भी हमारे पास में मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, कंपाउंड है, उसके अंदर पार्टिसिपेट करने वाले प्रेजेंस ऑफ एटम जो होते हैं उनके ऊपर क्या चार्ज कैरी करेगा, वो चार्ज हम कैसे निकालते हैं, उसके लिए यहाँ पर एक फॉर्मूला दे रखा है जो आपको निकालना है। तो भाई फॉर्मल चार्ज ऑफ एन एटम किसके अंदर, लेविस स्ट्रक्चर के थ्रू। ठीक है, तो फॉर्मल चार्ज निकालने का फॉर्मूला क्या कह रहा है कि जो भी हम जिस भी एटम का निकालेंगे उसके बारे में क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, ध्यान रखना है टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन
इन फ्री एटम, जिस एटम के बारे में बात कर रहे हैं उसके वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन माइनस, फिर क्या आएगा टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, मतलब यहाँ लोन पेयर आएगा, ठीक है, माइनस, और क्या आएगा, फिर आएगा टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, मतलब बॉन्ड पेयर, डिवाइड बाई 2, उनका हाफ कर देना, ठीक है। तो मतलब सिंपल फॉर्म में फॉर्मूला चार्ज का फॉर्मूला आ गया वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई 2, हो गया ना। ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ये नॉन बॉन्डिंग, और ये वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब अपने पास में एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, समझा देता हूँ। O3 है, ठीक है, O3 का स्ट्रक्चर बना दिया भाई, ये O है, डबल बॉन्ड, सिंगल O, ये लोन पेयर, ठीक है, और ये लोन पेयर। या अब चार्ज किस पे कितना आएगा, तो ये मैंने ऑक्सीजन नंबर 1 दे दिया, ये ऑक्सीजन नंबर 2 दे दिया, ऑक्सीजन नंबर 3, एक एक करके तीनों का निकाल लेते हैं। ऑक्सीजन नंबर 1 का देखो, ऑक्सीजन नंबर 1 का टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन में कितने होते हैं, 6 होते हैं। टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं सराउंडिंग, 6 हैं। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना है, 2 है, डिवाइड कितने से है, 2 है। तो भाई ये तो हो गया सब आपस में कट पिट के, हमारे पास में क्या आया, 1 से 1 बच गया, ये कैंसिल हो गया, तो माइनस का 1 बचा। तो पहले वाले ऑक्सीजन पे कितना चार्ज आएगा, -1। दूसरा देखो, आउटर मोस्ट में वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना है लोन पेयर के अंदर, एक लोन पेयर तो 2 इलेक्ट्रॉन, माइनस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 2 4, सराउंडिंग 6 इलेक्ट्रॉन, 6 बाई में 2 2 3, तो 6 में से 5 गया तो कितना बचा, प्लस का 1 बचा, लास्ट वाला ऑप्शन, ठीक है। सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन 6, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 4, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 4, डिवाइड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल हो गया, कितना है चार्ज, 0। तो मतलब स्ट्रक्चर क्या बनेगी, ये इस तरीके से आपको बनानी है। ये लोन पेयर, यहाँ चार्ज 0, यहाँ लोन पेयर, यहाँ चार्ज +1, यहाँ लोन पेयर पर चार्ज कैसा है, माइनस का। ये इस तरीके से फॉर्मल चार्ज हम निकाल लेते हैं किसी भी एटम्स का इन मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो उसके लिए आपको ये फॉर्मूला याद आपको रखना पड़ेगा, क्या, फॉर्मल चार्ज इक्वल टू द वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई 2। ओनली डिवाइड बॉन्डिंग करना, सारी को मत कर देना 2 से, ठीक है। तो ये बात करी हमने इसके अंदर। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे बॉन्ड करेक्टरिस्टिक्स के बारे में, जो मेन चीज़ें उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। फिर भी कोई डाउट हो तो आप क्लियर करें। तो कोशिश मेरी यही रहेगी मैं आपकी रिवाइज करवा सकूँ अच्छे से। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, बाय।